प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। मैं गुरुदत्त सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अध्याय 6 जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं भी उत्प्रेरक है क्या। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। एवं यह जो प्रक्रिया या जो प्रक्रम है वह उत्प्रेरण कहलाता है। तो हम देख पा रहे हैं उत्प्रेरक के बारे में कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसके वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा यह जो पूरी प्रक्रिया या जो प्रक्रम है वह क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ये पोटेशियम क्लोराइड, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये निर्माण करता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का, परंतु इस प्रक्रम को पूरा करने में हमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है जिसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर इसी प्रकार हम दूसरी अभिक्रिया की बात करें कि जो वनस्पति तेल है उसमें अगर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करें तो हमें प्राप्त होता है वनस्पति घी, या जिसको हम सामान्य तौर पर डालडा घी भी बोलते हैं। परंतु इस अभिक्रिया को करवाने में हमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है और वो उत्प्रेरक हमारे पास है निकेल। तो इस प्रकार हमने उत्प्रेरक के बारे में जाना। अब उत्प्रेरक की परिभाषा और उसके उदाहरण के बाद हम बात करते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, उत्प्रेरक के प्रकार जानने से पहले हम देखते हैं कि उत्प्रेरक के प्रकार हम दो तरीके से देखेंगे, एक तो उसकी अवस्था के आधार पर और दूसरा उसकी क्रिया के आधार पर। तो पहले हम बात करते हैं अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार की। तो अवस्था के आधार पर अगर हम उत्प्रेरक के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो सममांगी उत्प्रेरक और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक। सममांगी उत्प्रेरक की अगर हम बात करें तो इस उत्प्रेरक में क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक, उत्पाद और जो आपका उत्प्रेरक है, इन तीनों की भौतिक अवस्था क्या रहती है, समान रहती है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था होती है, ऑक्सीजन के साथ अगर ये क्रिया करे तो ऑक्सीजन भी गैसीय होती है, और ये निर्माण करती है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी कौन सी अवस्था है, गैसीय अवस्था है। और इस अभिक्रिया को कराने के लिए हम जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी कौन सी अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में। कौन सा उत्प्रेरक है अपने पास, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि अपने अभिकारक, अपना उत्पाद और जो अपना उत्प्रेरक है, इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं कौन सी है, गैसीय अवस्था है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को हम कहते हैं सममांगी उत्प्रेरक, यानी उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और जो अपना उत्प्रेरक है, इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या रहती हैं, समान रहती है। अब इसके बाद हम पार्ट बी की बात करें जो हमारे पास है विषमांगी उत्प्रेरक। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद और जो उत्प्रेरक है, इनकी भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होती हैं। कौन सा उत्प्रेरक कहलाता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैसीय अवस्था प्लस में हाइड्रोजन कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था, उत्प्रेरक काम में लेते हैं अपनी Fe ठोस अवस्था में आयरन, और बनता है NH3 अमोनिया। अमोनिया भी क्या है, गैसीय अवस्था है।
अब अगर हम बात करें इसको संतुलित करने की, तो यहाँ नाइट्रोजन के कितने हैं, 2, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ लगा दिया 2। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दुए 6, यहाँ कितने हैं 2, तो 3 दुए 6। अभिक्रिया संतुलित हो गई। परंतु हम देखें तो उत्प्रेरक और उत्पाद तो कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में है, परंतु अभिकारक और उत्पाद तो कौन सी अवस्था में, गैसीय, परंतु अपना उत्प्रेरक जो आयरन है वो कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। एक उदाहरण अगर अपना और देखें तो वनस्पति तेल द्रव अवस्था में है अपने पास, हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था के अंदर है, निकेल ठोस अवस्था में है, और बनता क्या है, वनस्पति घी कौन सी अवस्था आ जाएगी, लिक्विड। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो अभिकारक, उत्पाद और जो उत्प्रेरक है इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हैं, भिन्न भिन्न है। तो इसे हम कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अब क्रियाशीलता के आधार पर हम उत्प्रेरक के प्रकारों के बारे में अध्ययन करें तो प्रिय विद्यार्थियों, क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा सौतेय उत्प्रेरक और चौथा जैव उत्प्रेरक। एक बार हम देख लें कि धनात्मक उत्प्रेरक में क्या होता है कि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, धन मतलब जोड़ना, तो यानी ये अभिक्रिया के वेग में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें ऋणात्मक उत्प्रेरक की, तो ये अभिक्रिया के वेग में क्या लाते हैं, कमी लाते हैं। ऋण का मतलब कमी होना, तो ये अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, कम करते हैं। तीसरा है सौतेय उत्प्रेरक। इसमें क्या होता है कि जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो अभिकारक है वो उत्पाद में बदलते हैं। उन उत्पाद में से कोई एक उत्पाद स्वयं किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी अभिक्रिया के वेग को घटाता है या बढ़ाता है। और चौथा है अपने पास जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक में क्या होता है कि जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इनको संपन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम सामान्यतः एंजाइम भी कहते हैं। और प्रत्येक एक विशिष्ट अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो वे एंजाइम क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। एक बार देख लें धनात्मक उत्प्रेरक। सामान्यतः हमने लिखा, क्या लिखेंगे कि वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे हमने पहले भी ये उत्प्रेरक का एग्जाम्पल था, उसमें देखा था कि पोटेशियम क्लोरेट है, किसका निर्माण करता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का। और इस अभिक्रिया को कराने में हमें मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। और ये यहाँ उत्प्रेरक का प्रकार कौन सा है, धनात्मक उत्प्रेरक का ये प्रकार है, यानी अभिक्रिया के वेग में क्या करता है, वृद्धि करता है। ऐसे ही हमने एक अभिक्रिया और देखी थी, सल्फर डाइऑक्साइड, और किसके साथ क्रिया कराए, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराए। हमारे पास यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है और किसका निर्माण हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये भी धनात्मक उत्प्रेरक का प्रकार है। और वैसे अगर हम देखें तो किसका प्रकार है, ये सममांगी उत्प्रेरक का प्रकार है। क्यों, क्योंकि सभी कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। इसके बाद 2 नंबर अपना जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है, यानी वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग में क्या करते हैं, कमी करते हैं। एग्जाम्पल अगर अपने देखें H2O2 यानी हाइड्रोजन प्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्रोक्साइड ये जब अपघटित होती है तो किसका निर्माण करती है, जल प्लस में ऑक्सीजन का। और इस अभिक्रिया को कराने में कौन सा एंजाइम काम आता है, ग्लिसरॉल काम में आता है। और ये अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, कम करता है। तो ये कौन सा उत्प्रेरक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। इसके बाद अगर हम बात करें सौतेय उत्प्रेरक की, तो सौतेय उत्प्रेरक के बारे में हमने पहले ही देखा था कि इसमें जब अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं तो उनमें से कोई एक उत्पाद स्वयं किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे अपने पास है ये एथिल एसीटेट, CH3COO2H5 एथिल एसीटेट
जल के साथ अगर अपने इसकी क्या करवाएं, क्रिया कराएं, तो हमें पता है यहाँ किसका निर्माण होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, और प्लस में बनता है अपने पास एथेनॉल C2H5OH। तो यहां जो ये एसिटिक अम्ल है यही किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी एक उत्पाद है वो किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। तो यहां ये जो एसिटिक अम्ल है ये कौन सा उत्प्रेरक होगा, सौतेय उत्प्रेरक का उदाहरण है। इसके बाद अगर हम बात करें जैव उत्प्रेरक की, तो हमने पहले भी पढ़ा कि जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको संपन्न कराने में एक विशेष रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसको हम सामान्यतः एंजाइम भी कहते हैं। जैसे ये जो माल्टोज है इसको अगर अपने को ग्लूकोज में बदलना है तो हमें एक एंजाइम या उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है जो है माल्टेज। तो ये माल्टेज यहाँ कौन सा उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक है, या इसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, एंजाइम भी कहते हैं। तो ये क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार थे। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये दो कारक होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, जिनमें एक है हमारे पास उत्प्रेरक वर्धक जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है, और दूसरा है उत्प्रेरक विष जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी करता है। तो पहले हम बात करते हैं उत्प्रेरक वर्धक की। तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं, जैसे हमने एक अभिक्रिया देखी थी नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन, किसका निर्माण हो रहा था, अमोनिया का। यहां हमने जो उत्प्रेरक लिया था वो था आयरन Fe। अब ये कह रहे हैं अगर इस आयरन के साथ अपने मोलिब्डेनम का चूर्ण मिला दें, MO मोलिब्डेनम का चूर्ण अगर मिला दें तो ये इस आयरन की जो क्रियाशीलता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। इसका एक अन्य उदाहरण अपने देखें कि हमने पढ़ा था कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण। तो हमने देखा था कि जो वनस्पति तेल है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें, उसके साथ उसमें निकल मिला दें, तो किसका निर्माण हो रहा था, वनस्पति घी का निर्माण हो रहा था। परंतु एक इस अभिक्रिया में निकल के साथ अगर अपने कॉपर मिला दें, तांबा अगर मिला दें, तो ये क्या करता है, जो निकल है इसकी अभिक्रियाशीलता में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। क्या कर देता है, वृद्धि। यहां मोलिब्डेनम आयरन की अभिक्रियाशीलता में वृद्धि करता है, और यहां कॉपर है वो किस में वृद्धि करता है, निकल की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देता है। अब अगर हम बात करें उत्प्रेरक विष की, तो उत्प्रेरक विष वो क्या करते हैं कि उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता उसमें क्या करते हैं, कमी करते हैं। जैसे हमने ये ऊपर वाली अभिक्रिया पढ़ी थी कि जो नाइट्रोजन है उसमें हाइड्रोजन की क्रिया कराएं, और अगर आयरन उत्प्रेरक हो और अमोनिया गैस का निर्माण हो, तो अगर वहां हम मोलिब्डेनम का चूर्ण मिला दें तो Fe यानी जो आयरन है उसकी क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। परंतु इसी के स्थान पर अगर अपने आयरन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या प्रभावित कर दें, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित कर दें, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन की क्रियाशीलता को क्या कर देती है, कम कर देती है। प्रिय विद्यार्थियों, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद हम बात करते हैं उत्प्रेरक के गुण, जो इस अध्याय का अपना लास्ट टॉपिक है। तो उत्प्रेरक के गुणों की हम बात करें तो इसके प्रमुख 6 गुण हैं जिनको हम क्रमशः देखते हैं। पहला गुण जो है वो है कि उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, उसके स्वयं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसको हम पहले भी 1-2 बार पढ़ चुके हैं। दूसरा जो गुण है वो ये है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक की अति सूक्ष्म मात्रा ही क्या रहती है, पर्याप्त रहती है। यानी उस अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा यानी सूक्ष्म मात्रा है वो काफी है। तीसरा जो गुण है वो है कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, यानी सभी अभिक्रियाओं में हम एक ही उत्प्रेरक को काम में नहीं ले सकते, अर्थात प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक है वो होते हैं जिनका हमें उपयोग करना होता है। अगला जो चौथा जो अपना उत्प्रेरक का गुण है वो है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, ये
अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद उसके वेग को कम या ज्यादा यानी उसको परिवर्तित करते हैं, परंतु अभिक्रिया को कभी प्रारंभ नहीं करते हैं। पांचवा जो गुण है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी जो दोनों तरफ चलती हैं, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनता है। तो इसमें जो अगर और जो प्रतीव अभिक्रियाएं हैं, दोनों ही अभिक्रियाओं को उत्प्रेरक समान रूप से प्रभावित करता है, यानी उनमें दोनों में ही वेग को क्या करता है, एक समान रूप से परिवर्तित करता है। और अपना जो अंतिम जो उत्प्रेरक का गुण है और वो है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता ताप के साथ परिवर्तित या उसके साथ प्रभावित होती रहती है। तो इस प्रकार ये हो गए उत्प्रेरक के गुण। तो इस वीडियो में हमने उत्प्रेरक की परिभाषा, उसके उदाहरण, उत्प्रेरक के प्रकार है वो हमने पढ़े उसकी क्रिया के आधार पर और उसकी अवस्था के आधार पर। उसके बाद हमने देखा उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक और अंत में उत्प्रेरक के गुण। तो इसी के साथ अपना जो छठा अध्याय है वो पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।